वेलकम बैक टू एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट है। हमारा सीपीसीबी ने जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और जैसा कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस में बताया था तो वही चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने जो एप्लीकेशन का डेट बताया था कि आपका एप्लीकेशन का डेट जो है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इन्होंने 28 अप्रैल का बताया है। कौन कौन सी पोस्ट है ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस में देख रखा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है और आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट बी की टोटल 22 सीटें हैं और साथ साथ आप इसका अपर एज लिमिट भी देख सकते हैं जो कि 35 साल इन्होंने बताया है। ठीक है। इसके अलावा और भी पोस्ट है जैसे सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर डाउटमैन है, यूडीसी है, एलडीसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एमटीएस है, फील्ड अटेंडेंट है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। और टोटल जो सीटें हैं वो 69 सीटें हैं और साथ साथ उसका एज लिमिट भी दिया गया है। इन्होंने ग्रुप ए के लिए इन्होंने जो एज लिमिट बताया है वो 35 साल बताया है, ग्रुप बी के लिए 30 साल बताया है और जो ग्रुप सी वाले हैं उनके लिए इन्होंने 27 ईयर बताया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कुछ सीटें इसमें जो है इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व करके रखा है। जैसे कि देख सकते हैं साइंटिस्ट बी में टोटल 22 सीटें हैं और 22 में इन्होंने बताया कि 2 सीटें जो है वो रिजर्व करके रखा है इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। तो आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं कि अगर आप जो है वो वर्किंग है ऑलरेडी साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे तो आपको जो है वो कोई भी एज लिमिट जो है वो नहीं मिलने वाला है ना, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 में ये चीज़ें इन्होंने बताया है। 4 पोस्ट में जो है वो एक पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखा है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो ये इस पॉइंट में इन्होंने यही बताया कि कुछ कुछ सीटें जो है वो हर पोस्ट के लिए इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख सकते हैं। ये एज लिमिट है और एज लिमिट ऑलरेडी आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल का और एसएसटी को 5 साल का मिलता है। वही चीज़ें यहाँ पे है। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल में चीज़ें दे के बता के रखी है कि अगर आप ग्रुप ए में है तो ना एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ग्रुप बी में हैं तो अब देख सकते हैं आप इन्होंने बताया कि 3 से 5 साल का है ना, यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताया। मिलिट्री वगैरह में है तो आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना 3 साल का इन्होंने जो है वो रिलैक्सेशन देके बताया। डिफेंस में अगर आप हैं और फिर SC/ST अगर आप डिफेंस में तो 8 साल का मैक्सिमम मिल सकता है। ग्रुप सी में अगर आप हैं तो विडो है तो 35 साल तक है ना। विडो डाइवर्स वोमेन अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 40, अगर आप UR EWS से तो 35 साल तक। तो इसके बाद इन्होंने नीचे में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए बताया है कि अगर आप CPCB में अगर है ना तो उसके लिए इन्होंने बोला कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। अगर आप UR EWS से हैं तो SC/ST से है तो 10 साल का मिल सकता है। OBC से तो है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात हो गई। फिर ग्रुप सी के लिए इन्होंने बताया है कि आपका 40 साल तक आपको जो है वो मतलब कि आप एलिजिबल हैं अगर आप UR और EWS से हैं। साथ में अगर आप SC/ST से हैं तो 45 साल तक और OBC से है तो 43 ईयर तक। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए इन्होंने जो है वो मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC/ST है तो 10 साल का, OBC है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन इन्होंने देख के बताया। ठीक है। उसके बाद हमारे जो काम की जो चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए इन्होंने है ना यहाँ पे डिटेल में देख के बताया है कि जो भी आप कैटेगरी से है आपका क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेरी है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग है। क्या कौन से पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए और कौन से पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हमारे काम की जो चीज़ है वो साइंटिस्ट बी की है और साइंटिस्ट बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बताया है। अब कौन से इंजीनियरिंग मतलब कौन से डिसिप्लिन की होनी चाहिए तो इन्होंने बताया कि अगर आप इन्वायरमेंट से हैं तो आपके लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, सिविल के लिए 3 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए 2 है, केमिकल के लिए 1 है, मैकेनिकल के लिए 1 है, AI के लिए 1 है, CS का 1 है और IT का इन्होंने 1 बताया। प्रेफरेंस जो है वो मास्टर डिग्री वालों को दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री इन केमिकल करके रखा है, इन्वायरमेंट करके रखा है, माइक्रोबायोलॉजी करके रखा है या फिर अगर मतलब अगर आपका नेट क्वालिफाइड है या PhD है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
फिर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के बारे में इन्होंने बताया, तो जो भी लॉ वाले हैं वो अपना देख लेंगे। उसके बाद सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र है, तो सुपरवाइज़र में भी इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक एक सीटें इन्होंने देख के बताया। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। साथ में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी इन्होंने जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर वगैरह है। फिर सीनियर ड्राफ्टमैन की बात कर ले तो यहाँ पे इन्होंने डिग्री इन सिविल का बताया है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस बताया। जूनियर टेक्नीशियंस में इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। फिर यूडीसी है, एलडीसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं लगने वाला है। उसके बाद एमटीएस की बात कर ले तो एमटीएस में इन्होंने बोला कि 10th चाहिए, साथ में आईटीआई आपको 1 साल का चाहिए होगा। तो ये जो है वो क्वालिफिकेशंस के बारे में इन्होंने डिटेल में देख के रखा है। मैक्सिमम पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, साइंटिफिक असिस्टेंट में भी एक्सपीरियंस चाहिए, साइंटिस्ट बी में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशंस फ़ी के बारे में बताया कि 2 तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो 2 घंटे का एग्ज़ाम है और 1 घंटे का एग्ज़ाम है। 2 घंटे के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने 1000 रुपये बताया है और 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए इन्होंने 500 रुपये बताया है ना। इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन वाले हैं, साथ में वोमेन अगर आप हैं, तो आपको जो है वो फीस नहीं लगने वाला है। यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इन्होंने बताया, देख सकते हैं। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एंड पे अ टेस्ट सेशन चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी वगैरह है तो आपको 1000 लगेंगे, मतलब कि उसके बाद अगर आप SC ST PW वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चार्जेस जो है वो लगेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देने के चार्जेस लगेंगे, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, एग्ज़ाम फ़ी आपको नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेशन चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ें बताई है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई वगैरह करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया है। अगर आपके वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में इन्होंने बताया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अगर आप यूआर से हैं तो 35% आपको लगने वाला है, ओबीसी वगैरह EWS से तो 30%, SC और PWD या फिर एक्स सर्विसमैन है तो 25% मिनिमम मार्क्स के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। इसको देख सकते हो आप एक बार। अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स अगर या टाई वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, है ना, मार्क्स इन CBT बेस देखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम वगैरह को देखा जाएगा, उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से चीज़ें है और इसका क्वालिफिकेशन वगैरह आपने देख लिया, कितनी सीटें हैं और अच्छी चीज़ें हैं। और CPC भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी अप्लाई करें, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट CPCB और आपसे मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब